जैसे जाकिर खान की लाइन है, खुद में विश्वास रखिए, हार मत मानिए, बहुत मेहनत करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया है। बहुत से लड़के ये भी करते हैं कि वो क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया, बाद में उन्होंने पूरी रजिस्टर भर दिया। ऐसे नहीं। कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में सीजीएल को क्रैक कर दिया? हाँ, तैयारी के दौरान लोग क्या करते हैं कि एक किताब उन्होंने खरीद रखी है ऑलरेडी, उसको कंप्लीट किया नहीं, फिर दूसरी किताब कोई ले आए, उससे पढ़ने लग गए। 6 महीने इनफ है एक सिलेक्शन लेने के लिए एसएससी से। तो कैसे डेली का ऐसा रूटीन बनाएं कि उनका 6 महीने या फिर 1 साल में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए? जीके आप नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो। शुरुआत कैसे करें, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का कितना फ़ायदा हुआ, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए उसको, या फिर यूट्यूब से सफिशिएंट है, काम हो जाता है? उस टाइम पे क्या करते थे जब डिमोटिवेट फील करते थे? तो कहाँ से मोटिवेशन आता कि नहीं भाई 8 घंटे 10 घंटे आज पढ़ना है? अभी सैलरी वैलरी कितनी क्या आती है, बताओगे थोड़ा? अभी मेरा 6 महीने बाद एक इंक्रीमेंट लग गया है, तो अभी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ ईसू भाई है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड है और एएसओ इन एमईए में वर्किंग है। एमईए का बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं और इनकी रैंक रही है 180 2024 सीजीएल में। ठीक है, और इनके अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं तो स्कूलिंग और इनका जैसे कॉलेज वगैरह बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारी परसेंटेज बहुत कम रही है, क्या हमें एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। 60% से कम ही रहे इनके 10th में भी 12th में भी, तो काफ़ी एवरेज बच्चे थे। फिर जाके इन्होंने लगातार मेहनत करी और आज इस मुकाम पर है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे इनकी स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे इन्होंने तैयारी करी और क्या इनका मोटिवेशन था, और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। जो हम कैमरे पे बोल सकते हैं वो सारी चीज आपको बताएंगे। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। तो ईसू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपने बारे में अपने मुंह जुबानी बता दो। मेरा नाम ईसू भदौरिया है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले भिंड से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एएसओ इन एमईए की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। ओके, भिंड जिले से आते हैं और मेरे बारे में जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं भी भिंड से ही बिलोंग करता हूँ और ग्वालियर में रहते हैं। तो हमारा भिंड वाले ज्यादातर ग्वालियर में ही रहते हैं। आप भी ग्वालियर शायद आना जाना लगा ही रहता हो? हाँ, ग्वालियर के पास में ये भिंड 2 घंटे की दूरी पे है। हाँ, चलिए तो अभी ना थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई और आपका स्कूलिंग, ये सारा कुछ कैसे पढ़ने में थे, वो सारा कुछ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों भिंड से ही किया है। ऐसा मैं कुछ खास इंटेलिजेंट था नहीं स्कूल से शुरू से ही, तो बस ये ऐसा पढ़ता था कि कस पास हो जाए। तो मेरी परसेंटेज भी उसी हिसाब से बनी। 10th 12th ग्रेजुएशन में भी 2nd डिवीजन ही बनी, इवन 1st डिवीजन भी नहीं बनी। तो कब तैयारी शुरू करी आपने सीजीएल की? जब मैं लास्ट ईयर में था, 2019 में मेरा लास्ट ईयर था, तो 2019 जनवरी से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। अच्छा, कैसे कैसे करी तैयारी शुरू, कोचिंग लिया, कैसे करा? तो क्योंकि तब सोचा था कि प्रिपरेशन करना है और घर में कोई ऐसा पहले से सिलेक्टेड भी नहीं है, पूरी फैमिली ट्री में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो और मैं भिंड से आता हूँ तो वहाँ की लोकेलिटी तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर भी ऐसे कुछ खास तो मिलते नहीं है तैयारी करने। वो माहौल नहीं है। हाँ, अपने माहौल है ये भर्ती जो चलती है। हाँ, बस उसी में वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो एंट्री लेवल पे वही लड़के मिलते थे। तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा मिल जाए जिसने तैयारी की हो, सिलेक्ट हुआ हो, तो उससे मैं कुछ गाइडेंस ले लूँ। तो वहाँ पर तो कोई मिला नहीं, तो फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया क्या कैसे होता है, टॉपर्स की वीडियो देखी। तो खुद से ही जाके मैं कुछ किताबें ले आया 3-4। यूट्यूब से 2-3 महीने मैंने पढ़ा भी। तो जब मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था, घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन तो बन जा रहे थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैं घर पे पढ़ रहा हूँ, अपने आप को ही समझ रहा हूँ कि हाँ सब कुछ मुझे आने लग गया है। शायद कोचिंग में कुछ मास्टर ऐसा कुछ बताता हो, कुछ एक्स्ट्रा बताते हो, लड़के एक्स्ट्रा सीखते हो, वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैंने फिर अपने लोकल में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। भिंड में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, कैरियर क्रिएटर नाम है कोचिंग का। तो वहाँ पर मैंने 5-6 महीने तैयारी की। उसी साल 2019 में सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था। उसमें एलिजिबिलिटी मांगी थी कि अगर आपकी अगस्त से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेरी जून में कंप्लीट हो गई थी, मैंने फॉर्म भर दिया था और कोचिंग क्योंकि मैं कर ही चुका था तो मेरी ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। खैर इतना भी नहीं लग रहा था कि सीजीएल निकाल ही लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा ये था कि कैसे भी करके प्री निकल जाए। 2019 वाला? हाँ, क्योंकि उससे पहले मैंने एमटीएस 2019 दिया था, सीएचएसएल 2019 दिया था, तो उनका प्री ही निकला था, फाइनल पे नाम नहीं आया था। तो मेरा ये था कि सीजीएल का अगर मेरा प्री निकल जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अगली बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मैंने प्री दिया, प्री निकल गया, अच्छे नंबर भी आए। मैंने सोचे नहीं थे उससे ज्यादा ही नंबर आए। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेंस में भी अच्छा कर सकते हैं। तो और मेंस थोड़ा डिले भी हो गया तो मुझे मौका मिल गया ज्यादा मॉक्स देने का। तो तैयारी अच्छी खासी हो गई थी उसमें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन भी हो गया।
सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी मुझे 2019 में। उसकी ज्वाइनिंग लेट आई थी, 2022 सितंबर में करीब ज्वाइनिंग। अच्छा, 2019 वाले की 2022 में, तब ऐसी लेट ही आती है। रिजल्ट भी काफी लेट आया था, 2022 में ही रिजल्ट आया था। तो इस बीच भी आपकी तैयारी चल रही थी? हाँ, इस बीच में क्योंकि अगले सीजीएल का आ गया था, 2020 का नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ। उसका क्या है? पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। उसका ये सीन है कि जब मैं 2019 की तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे सीजीएल के बारे में। जब मैंने यूट्यूब से देखा था तो मुझे 1-2 पोस्ट ही उसमें समझ में आई थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये सीबीआई इंस्पेक्टर। उस टाइम बहुत क्रेज था इनकम टैक्स का। हाँ, न उसमें एएसओ वगैरह का भी बताते थे, तो मुझे लगता था कि एएसओ तो कोई ऐसी छोटी मोटी पोस्ट होती होगी, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना सुना सा लगता था। इसमें लगता था कि ये तो थोड़ा कुछ दमदार पोस्ट है। तो उसके लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जब मुझे सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिल गई, तब तक मुझे पता चल गया था कि एक एएसओ एंड एमईए की भी पोस्ट होती है, जिसमें अपन फॉरेन में भी वर्क कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी कर ही रहे हैं तो फिर ये थोड़ी कुछ एंटीसाइजिंग है। तो क्योंकि अपने यहाँ लोकल में गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं, तो मैंने क्या किया, फेसबुक से, टेलीग्राम से ऐसे कॉन्टेक्ट निकाले जो पहले से एमईए में सिलेक्टेड हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप एमईए में सिलेक्टेड हैं, तो आपने कैसे क्या तैयारी की थी, कुछ गाइडेंस बताओ। तो मैंने जितने भी लोगों से बात की, तो उनने एक चीज़ कॉमन बताई कि अगर एमईए में सेलेक्ट होना है तो आपको प्री में ही काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि तब प्री के मार्क्स भी ऐड होते थे, 200 नंबर का प्री होता था और 400 नंबर का मेंस होता था। तो बोले कि लगभग 170-180 नंबर हमारे आते थे, तो हमें एमईए मिल गया। और सबने एक सी बात बोली। तो मैंने कहा ठीक है, ले आएंगे। 2019 निकाला है तो अगली बार अच्छे नंबर ले आएंगे। तो 2020 मैंने प्री दिया, मैंने तैयारी की थी, मेरे नंबर आए 145 के अराउंड कुछ। तो मुझे वही याद आया कि इतने पे तो एमईए नहीं मिलेगा। और तब एज भी ऐसी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा नहीं, अब मेंस नहीं देने जाएंगे, अब अगली बार का देंगे, उसमें अच्छे नंबर लाएंगे, लेना अब एमईए ही है, क्योंकि एक जॉब तो पहले से सिक्योर है ही। तो 2021 वाला दिया, उसमें उससे भी नंबर कम आए प्री में। उसमें 137 कुछ आए। तो मुझे लगा जब मैंने पहले ही नहीं दिया था 145 पे ही, तो ये भी देने का मतलब नहीं, मुझे चाहिए एमईए ये। फिर वो भी मैंने स्किप कर दिया। फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई 2020 से, जो सीजी अकाउंटेंट लगा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोपाल में। 2022 सितंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था वहाँ। अब क्योंकि नौकरी के साथ साथ तैयारी करनी थी, और उस साल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पैटर्न चेंज कर दिया था कि प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन वैकेंसी बढ़ा दी थी बहुत। हाँ, उस बार 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, शायद 37,000 थी। तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, प्री में भले ही कितने ही नंबर आए, क्योंकि प्री के मार्क्स तो ऐड होने नहीं है। तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट भी पढ़ के अच्छे से दिया। नौकरी के साथ साथ थोड़ी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, तो उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि कोई पोस्ट मिले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार देंगे। फिर मैंने 2023 का भी अटेम्प्ट दिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देंगे, कभी तो मिलेगा। तो 2024 के अटेम्प्ट से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया एमईए में। मतलब 2019 का सपना 2024 में पूरा हुआ, कह सकते हैं। अब मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आपके ये जो 2022 वाली जो नौकरी थी, अगर वो नहीं लगी होती तो ये जल्दी हो जाता, मुझे ऐसा लगता। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था। मैंने घर पे कहा भी था, जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, मैंने कहा था कि पापा ये इसको छोड़कर घर पे तैयारी कर लेता हूँ, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो पापा ने कहा नहीं बेटा, आगे की तैयारी छोड़ दो, लेकिन नौकरी मत छोड़ो, पहले नौकरी। हाँ।
अभी जैसे मैं आपका स्ट्रेटजी की बात करूं, जैसा कि अपने यहाँ पे गाइडेंस की कमी है, जैसा कि आपने भी बताया, तो शुरुआती जो दिन थे आपके, कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में सीजीएल को क्रैक कर दिया था, ठीक है, फिर भले ही आपको थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो स्ट्रेटजी कैसे बनाई आपने, कैसे तैयारी करते थे, उसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैथ की मैं बात करूं, तो जैसे 2026 वाले भी तैयारी कर रहे हैं और आगे जो बच्चे देख रहे हैं वो भी तैयारी करेंगे, तो मैथ में बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं और मैथ का स्कोर बहुत मैटर करता है ना। तो मैथ की कैसे स्ट्रेटजी बनाए आपने, कैसे बनाई, थोड़ा बताओ। तो अगर हम मैथ की बात करें, तो जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मेरे मन में भी ये था कि यार मैथ तो सीजीएल में कठिन आती होगी, क्योंकि जिससे भी पूछो तो वो यही कहता था कि सीजीएल की मैथ सबसे टफ होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मेरा ये था कि पहले मैं एक किताब को अच्छे से पढ़ूंगा, उसको उससे देखूंगा कि मेरे कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा क्या करना है। तो मैं तब किरण की प्रीवियस ईयर बुक लेके आया था और मैंने यूट्यूब से कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, फिर लोकल कोचिंग ज्वाइन की जैसा मैंने बताया। तो यूट्यूब और लोकल कोचिंग और वो किरण की प्रीवियस ईयर बुक से ही मेरी मैथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया और मेरे हार्ड शिफ्ट में 200 में से 190 मार्क्स भी आए थे। ओके, थोड़ा डिटेल में बताओ, जैसे जो बेसिक है उसका मैथ, ठीक है, तो शुरुआत कैसे करें, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का कितना फायदा हुआ, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए उसको, या फिर यूट्यूब से सफिशिएंट है, काम हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो मतलब इंक्रीज करे अपना स्कोर। तो क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था, मेरे सब कुछ समझ में आ रहा था, सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे, सारे ट्रिक्स भी आ रहे थे, बस यही था कि कहीं कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। तो जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि पहले मैं यूट्यूब से अगर मैं नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ तो नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लूँगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। और किरण की प्रीवियस ईयर बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे हो जाते थे सिर्फ यूट्यूब पढ़ने से। फिर मेरा ये था कि अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैं उसके फिर क्विज ढूंढूंगा। तब अड्डा और ग्रेड अप पे 10-10, 20-20 क्वेश्चंस की अगर आप डालें, नंबर सिस्टम डालेंगे तो उसकी क्विज आ जाती थी। तो मैं वो डेली 3-4 क्विज लगा लिया करता था, और जैसे आगे के चैप्टर कर रहा हूँ तो पीछे के चैप्टर्स की मैं क्विज लगाते रहता था। तो ऐसे करके मैंने मैथ कंप्लीट की, कुछ अलग से कोर्स नहीं किया था तब मैंने, और तब 2019 में पेड कोर्स का इतना वो भी नहीं था। हाँ, अभी जैसे जो एवरेज बच्चा है उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ का, तो कैसे करे शुरुआत। तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहे। हाँ, जैसे अगर एक चैप्टर पढ़ रहा है नंबर सिस्टम, तो उसमें नंबर सिस्टम में ऐसे पढ़े कि उसको एक एक चीज़ आती हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ उसकी यूनिट डिजिट कंसेप्ट छूट रहा हो, या मल्टीपल गिवन कंसेप्ट, या डिजिटल सम, उसको नंबर सिस्टम में फिर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे उसको आता हो। तो बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में आप कुछ चीज़ें उसमें छोड़िए मत, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए कि अब मुझे नंबर सिस्टम आ गया है। अपने नोट्स जो भी बनाए हो उनको रिवीजन करते रहिए कि आपको दोबारा कभी फिर उसको पढ़ना ना पड़े। तो इस तरह से एक एक चैप्टर करके उसको कंप्लीट करें। नोट्स कैसे बनाते थे आप। नोट्स में जो चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भूल जाऊंगा, कोई फॉर्मूला है या कोई कंसेप्ट है, मैं सिर्फ उसको नोट करता था, हर चीज़ को नोट नहीं करता था। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो उसके जो क्वेश्चन है वो नहीं कि बहुत से लड़के ये भी करते हैं कि वो क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया, बाद में उन्हें पूरी रजिस्टर भर दिया। ऐसे नहीं, मेरे नोट्स बहुत लिमिटेड थे, मतलब अरिथमेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 पेज के नोट्स होंगे मेरे। अच्छा, हाँ, और एडवांस मैथ्स के भी ऐसे ही 10-12 पेज के नोट्स होंगे। ओके, अभी जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कैसे करी आपने तैयारी। इंग्लिश के लिए क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरी कंप्रिहेंशन मुझे लगता था कि ठीक ठाक है। तो और हर टॉपर बताता था कि नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 अच्छी किताब है, तो वो बुक मैंने ले रखी थी, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक। तो सिर्फ इन 2 बुक्स को पढ़ के और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए थे, तो मेरे अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक ले लो आप। हाँ, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले लो। हाँ, बाकी आप प्रीवियस ईयर से आप अपने प्रैक्टिस करो। हाँ, और इतने से हो जाता है। बस इतने काफ़ी है। अगर आप मतलब इंग्लिश मीडियम से हैं तो अगर हिंदी मीडियम से हैं तो उनका कंप्रिहेंशन थोड़ा वीक रहता है, तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि डेली कहीं से रीडिंग कर सकते हैं जहाँ भी उनको इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही। मैंने भी कोशिश की थी, किसी टॉपर ने बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाता है अच्छा। तो वो बहुत बोरिंग सा लगा मुझे। तो फिर मैंने रीडिंग के लिए ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हिंदी मीडियम वाले या तो नोवेल पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश माध्यम करके एक वेबसाइट है, उस पे वो डेली एडिटोरियल को उसके फॉर्म में निकालता है, पैसेज के फॉर्म में, और उसमें से ही क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा।
ओके, डेली रीडिंग करो, अपना प्रैक्टिस करो। हाँ, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जा रही है, कैसे क्वेश्चन में से उसका आंसर निकालना है पैसेज में से, तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, अभी जैसे वोकैब याद करने की बात करें तो वोकैब याद नहीं होती बहुत सारे बच्चों को। मतलब जैसे आज 20 पढ़ लिए, फिर कल 20 पढ़ रहे हैं, ऐसे 4-5 दिन पढ़ लिए, पीछे का रिवीजन भी कर पा रहे हैं, फिर क्या पीछे बहुत बैकलॉग हो जाता है और आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे के भूलते जा रहे हैं। आपने कैसे ब्लैक बुक को खत्म किया? तो मेरा ब्लैक बुक पढ़ने का ये तरीका था कि मैं जैसे एक दिन साइनोनियम और OWS पढ़ लिए, मान लो 50 या 60, और फिर एक दिन साइनोनियम के साथ ईडियम फ्रेसेस कर लिए 50-60। तो जब मैं अगले दिन पढ़ूंगा तो मैं जल्दी जल्दी से वो पिछले वाले भी रिवाइज करते चलूंगा। ऐसा नहीं कि फिर मैं अगले वाले ही पढ़ने लग रहा हूँ। और जब लगभग 4-5 दिन बीत जाएंगे तो वो पिछले वाले लगभग रट से जाते हैं। तो फिर मैं एक दिन क्या करूंगा, संडे को बैठ के जितने मुझे याद हो गए हैं शुरू से लेके एंड तक रिवाइज देखूंगा उनको, और जो जो मुझे लगेगा ये मैं भूल सा गया हूँ मैं उस पर टिक लगा दूंगा। तो फिर जब एक हफ्ते के बाद मैं तैयार वो क्या याद करूंगा तो मैं सिर्फ वो टिक वाले ही देखूंगा, फिर मुझे पूरे देखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने वो कैब की थी। ओके, और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम मैंने 5-6 बार ब्लैक बुक को पढ़ा है। 5-6 बार अच्छे से रगड़ दिया। हाँ, ओके, और सिर्फ ब्लैक बुक ही नहीं, जैसे आपने कहा था कि मैथ्स की बताइए, तो किरण प्रीवियस ईयर मैंने सिर्फ एक बार नहीं लगाई थी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस से पहले मैंने कम से कम 4-5 बार पूरी बुक लगा ली थी। ओके, मतलब वही है कि हर चीज की प्रैक्टिस बहुत हाँ, ज्यादा मतलब आप करनी है। बहुत सारी किताबें मत रखिए, एक किताब रखिए, उसको ही बहुत बार पढ़िए। हाँ, हाँ, लड़के ज्यादातर यही करते हैं कि अरे मुझे लगता है कि ये नई किताब आ गई है, इसमें कुछ अलग होगा, इसको पढ़ लेते हैं। फिर कोई मार्केट में नई लॉन्च हो गई, कोई किसी टीचर ने PDF निकाल दी, तो ये भटकने से बेहतर है कि आप, क्योंकि सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मिलेंगे, कोई टीचर PDF निकालेगा या कोई नई किताब आएगी। इससे अच्छा आप एक ही किताब पर स्टिक रहिए, उसको बार बार कीजिए, वो क्वेश्चन ऐसे रट से जाएं। और CGL में प्रीवियस ईयर का तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब 80 to 90%। हाँ, वो याद। कोई कितना भी कहे कि वेंडर चेंज हो गया है, एडिक्विटी आ गया है, भले ही कोई भी वेंडर आ जाए, सबसे ज्यादा आपको काम करेगा वो प्रीवियस ईयर ही है। कोई टीचर कुछ पढ़ाएगा भी तो वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही पढ़ाएगा। ओके, अभी जैसे GK GS की बात करें, अब जैसे आपने तब पहली बार जब सिलेक्शन हुआ तब तो कम आता था। हाँ, अभी जब पैटर्न चेंज हुआ अभी 2024 में सिलेक्शन हुआ, अभी GK GS का भी वेटेज बढ़ गया है। हाँ, कैसे करी 2024 में तैयारी? तो क्योंकि तब जब मैं 2019-20 के अटेम्प्ट दे रहा था तब जीके का इतना वेटेज था नहीं, तो मैं जीके पढ़ता भी नहीं था। हाँ, मैं मैं कोचिंग भी जाता था, जीके क्लास होती थी, मैं घर पे आ जाता था। मेरा ये था कि मैं मैथ रीजनिंग के दम पे ही ले लूंगा सिलेक्शन, और हो भी गया था तब। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जीके आप नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो। हाँ, तो क्योंकि पहले मैं पढ़ नहीं रहा था, उसके बाद फिर जब 2022 से पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे लगा कि अब तो जीके पढ़नी ही पड़ेगी। अब अगर ME लेना है तो बिना जीके के तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ टीचर्स के मैंने वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, उनमें भी मेरा मन नहीं लगा। तो मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा, SSC किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है उनकी लिस्ट बनाऊंगा, खुद से ही उनका डेटा इकट्ठा करूंगा। जैसे मान लो सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, तो मैं खुद से ही सेंसस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेटा इकट्ठा करूंगा, ऐसे करके नोट्स बनाऊंगा, किसी टीचर बुक से नहीं पढ़ूंगा। मैंने ऐसा कुछ सोचा था। अच्छा, तो 2023 में मैंने किया भी ऐसा, उसमें टाइम बहुत जा रहा था। मेरा एक दोस्त है धीरज, हम साथ में ही तैयारी करते थे। उसने बताया कि परमार एक टीचर है, हाँ, उससे पढ़ के देखो, वो भी ऐसे ही करता है। मैंने कहा नहीं, टीचर से तो मैं काफी टीचरों से पढ़ चुका हूँ, उनसे तो मेरा मन भर गया है, मैं खुद से ही बना रहा हूँ नोट। तो मैंने 2023 में वो इग्नोर कर दिया। 2024 का जब अटेम्प्ट आया, फिर उसने कहा यार तुम एक बार देखो तो परमार से पढ़ के, जो तुम नोट्स बना रहे हो वो पहले से बने बनाए रखे हैं वो टीचर के नोट्स में। तो मैंने कहा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो देखते हैं। तो जब मैंने उनका देखा, उनके नोट्स प्रिंट कराए, तो वास्तव में उन्होंने वही चीज करा रखी थी। उन्होंने प्रीवियस ईयर जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उनको उसी हिसाब से उन्होंने डिटेल वे में समझा रखा था। तो मेरा ये था कि हाँ यार, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ जब टीचर ने पहले से बना रखे हैं। तो फिर मैंने कहा आप इस अटेम्प्ट में, क्योंकि जीके मेरे से तो हो नहीं रही, मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं ये जो टीचर जितना पढ़ा रहा है उसको ही सब कुछ मान के पढ़ूंगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ना कोई किताब ना कुछ। तो परमार सर का तब यूट्यूब पे ही शायद पेड कोर्स तब आया भी नहीं था, तो यूट्यूब पे ही पढ़ाते थे। तो यूट्यूब से ही पढ़ के मैंने मतलब अच्छे नंबर आ गए थे मेरे उनसे। ओके, और रीजनिंग तो शुरू से आपने पढ़ी होगी, तो इतना कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ा होगा। रीजनिंग के लिए कुछ मैंने अलग से पढ़ा ही नहीं, कभी कोई किताब भी नहीं ली।
सेक्शनल उससे ही हो गया था। और क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था तो वो रीजनिंग में अच्छे खासे लंबे चौड़े क्वेश्चंस कराते, तो उससे मेरी रीजनिंग हो गई थी। ओके, अभी ना एक प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों को, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, है ना, तो इनको मैनेज नहीं कर पा रहे एक साथ। इसके चक्कर में उनका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा। 4 साल हो गए, 3 सालों की तैयारी कर रहे हैं, कभी मैथ पढ़ते हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 महीने इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, फिर मैथ नहीं हो रहा है। तो कैसे डेली का ऐसा रूटीन बनाएं कि उनका 6 महीने या फिर 1 साल में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए? तो 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना तो सच में थोड़ा डिफिकल्टी है हर किसी के लिए। तो जैसे मैं ये करता था कि मेरा मैथ्स में मन लगता है तो मैं मैथ्स डेली पढ़ लेता था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट चला लेता, जैसे आज मैंने इंग्लिश के नाउन पढ़ लिया तो आज मेरा मैथ्स हो गया कुछ उसमें टॉपिक और इंग्लिश कर लिया। फिर अगले दिन मैंने जीके पढ़ लिया, जीके में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लिया और मैथ्स मेरा साथ में चल रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको डेली पढ़िए, उसके साथ में एक कोई दूसरा अल्टरनेट पढ़ते रहिए। तो ऐसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट अल्टरनेट डेज पे बदल के पढ़ते रहिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर बिल्कुल एवरेज बच्चा आया है आपके जैसा ही और तैयारी में एंटर हुआ, कितना टाइम लेके चले कि वो उसका सिलेबस हो जाए? अगर सही गाइडेंस से चले, फालतू टेलीग्राम के ग्रुप्स में ना फंसे, चैटिंग में ना फंसे और लोगों के बहकावे में आके बुक्स चेंज ना करे, तो 6 महीने इनफ है एक सिलेक्शन लेने के लिए एसएससी से। टॉप पोस्ट की बात अलग है, उसमें हो सकता है ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक कोई एवरेज बंदा भी है जिसका आईक्यू बहुत तेज नहीं है तो 6 महीने में वो इतना कर सकता है कि सिलेक्शन ले लेगा एसएससी। 6 महीने लगातार डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है, कितने में हो जाएगा? हाँ, लगभग 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ना है और 6 महीने देना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फिर प्रीवियस ईयर लगाना है। हाँ, और एग्जाम में बैठना है। हाँ, हो जाएगा सिलेबस। हाँ। तो मैं जैसे कुछ गलतियों की बात करूं तो जैसे अब आप 5-6 साल हो गए आपको इस तैयारी के फेज में, तो बहुत सारे आपने लाखों एस्पिरेंट्स देखे होंगे, ठीक है, और आप खुद इतनी अच्छी रैंक लेके आए, तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी शुरुआती दिनों में या फिर बीच में जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उस टाइम एनालाइज करा होगा कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, और आप जब ऑब्जर्व करते हो कि क्या क्या गलतियां अभी बच्चे कर रहे हैं, तो क्या ऐसी गलतियां हैं इनसे बचना ही बचना है बच्चों को अगर उनको जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेना है? तो मैं ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए भी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन लिया है और लगभग 4 साल लगातार फेल भी हुआ हूँ और फिर ठीक ठाक रैंक भी लाया हूँ। क्योंकि मैं तैयारी करता था तो मैं 1-2 बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं बनाए थे। मैं तैयारी में कोशिश करता था कि 1-2 दोस्त ऐसे रहे जिनके साथ अपन डिस्कस कर लें। तो उन लोगों को भी मैं देखता था तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री दिया, उनका प्री नहीं निकला तो उनने वो एसएससी की तैयारी छोड़ दी। कोई दूसरा एग्जाम आ गया उनका स्टेट का, उसमें लग गए, या कोई दूसरा एग्जाम आ गया उसमें लग गए, और फिर जब एसएससी आता था फिर दोबारा से उसमें लग जाते थे। तो सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि एक पे फोकस नहीं रहते हैं। और तैयारी के दौरान लोग क्या करते हैं कि जैसे एक किताब उन्होंने खरीद रखी है ऑलरेडी, उसको कंप्लीट किया नहीं, फिर दूसरी किताब कोई ले आए उससे पढ़ने लग गए। पहले किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, फिर किसी और टीचर से पढ़ने लग गए। तो अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखिए, सोर्सेस मत बदलिए, उन सोर्सेस को ही बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। और जो एक लोग गलती करते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं बनाते, उनने 7 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन घूमने फिरने चले गए। तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम जैसा कि मैंने कहा मैथ्स कंटिन्यूटी मांगता है, तो मैथ्स कम से कम डेली क्विज वगैरह दीजिए उसकी। मैं एक कैलकुलेशन ऐप भी यूज़ करता था, जैसे खाली टाइम में कहीं जा आ रहे हैं तो कैलकुलेशन ऐप खोल लिया, उसमें से कैलकुलेशन करने लग गए। या अपने मैं घर भी जा रहा हूँ जॉब के बाद जैसे, तो ट्रेन में भी कोई वीडियो देख रहे हैं, घर पे भी किताब ले गए, वहाँ भी थोड़ी बहुत। मतलब एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं रहता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं आधा घंटे की पढ़ाई करूँगा लेकिन डेली करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो यही सब बात है। ओके, अभी जैसे मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कब मॉक टेस्ट शुरू करें, सिलेबस होने के बाद, कि कैसे शुरुआत करें मॉक टेस्ट की? मॉक का ऐसा है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है तो मॉक लगाएंगे तो आपको बहुत डिमोटिवेटिंग फील होगा क्योंकि बहुत कम नंबर आएंगे। तो आप कम से कम हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो पहले। तो डायरेक्ट मॉक पे जाने की बजाय आप वो चैप्टर के सेक्शनल मॉक कहीं मिले या क्विज फॉर्म में मिले, उनको पहले लगाओ। और जब आपके लगभग 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं से मिल जाए उनको लगाओ रेदर देन न्यू मॉक। तो उनसे क्या होगा, क्योंकि आप पढ़कर आए हो और वो प्रीवियस ईयर मॉक्स में आपको रिफ्लेक्ट भी करेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तब फिर आप मार्क्स पर मत जाइए कितने मार्क्स आ रहे हैं,
मॉक लगाइए प्रीवियस ईयर, और फिर जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको थोड़े अच्छे से एनालिसिस कर दीजिए, और जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं ये देखिए कि कहीं उनसे तो गलत नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अगर उनसे गलत हो रहा है तो उसको ज्यादा वो दीजिए, बाकी जो आपने नहीं पढ़ा है वो गलत हो गया तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, अभी आप एमबीए में लगभग 1 साल अपना काम काम कर लगभग चुके हो। 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए, तो कैसा लग रहा है अभी? ट्रेनिंग व्रेनिंग का कैसा रहता है, क्या थोड़ा अनुभव है, थोड़ा बताओ। अब क्योंकि मैं इतने दिनों से तैयारी कर ही रहा था, तो जब फाइनली मिल गया ये, हाँ, तो मिलते ही खुशी हो गई थी। हाँ, बाकी जॉब का ऐसा है कि इससे पहले भी मैं जो सीजी अकाउंटेंट था उसमें डेस्क जॉब थी, हाँ, इसमें भी अभी डेस्क जॉब ही है लगभग। बट ये है कि हाँ आगे चल के कभी फॉरेन जाएंगे तब थोड़ा कुछ अलग अनुभव होगा। बाकी अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता डेस्क जॉब। ये है थोड़ा कि हाँ सैलरी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी तो उस इज्जत चीज बढ़ गई है। हाँ थोड़ी ये बात भी सही है। हाँ। अकाउंटेंट थे तब अलग इज्जत करता था इंसान, अभी ऑफिसर है तो थोड़ी अलग इज्जत देता है इंसान। अच्छा, एक चीज और अपने यहाँ होती है, जब 10th 12th की परसेंटेज पे बहुत डिस्कशन होता है अपने यहाँ, हाँ है ना, कि 10th में तेरी कितनी परसेंटेज है, 12th में कितनी, उस हिसाब से इज्जत मिलती है उस टाइम पे। हाँ। अगर 10th में थोड़ी कम परसेंटेज है तो घर वाले और रिश्तेदार बोल ही देते हैं कि ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये तो गधा है, और कंपेरिजन करते हैं कि छोटा बेटा ज्यादा होशियार है, हाँ। उसकी 80 बनी है, इसकी 60 बनी है। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था उस टाइम फेज में? वो तो होता ही था देखो, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ग्रेजुएशन तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, बस इतना ही पढ़ता था कि कैसे भी करके पास हो जाऊं, तो बस पास ही हुआ हूं मैं। और आसपास के लड़कों की अच्छी परसेंटेज बनती थी तो मम्मी पापा से कहते थे कि देखो हमारे बच्चे की इतनी बनी है, तो मेरे घर वाले कहते थे देखो उनका बच्चा पढ़ने इतना होशियार है, तुम क्या कर रहे हो। काय को डुबा दे रहे हो। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या रोल रहा? जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, जैसे रील्स हुए, मूवीज, ये सारी चीजें, वेब सीरीज, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते थे? वैसे तो मैं बहुत ज्यादा वेब सीरीज इनमें देखता ही नहीं था। जैसे पढ़ाई करते करते कभी बहुत ज्यादा बोर हो गए, क्योंकि मेरे काफी बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे कि जिनके से मिल लूं या कॉल कर लूं, तो तब मैं कोई वेब सीरीज या तुरंत आईडी बनाई इंस्टाग्राम की, थोड़ी रील्स स्क्रॉल कर ली और फिर उसको तुरंत ही डिलीट भी कर दिया। अच्छा। रैंडम, ऐसे मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं था। अब भले ही सिलेक्शन के बाद मैंने बना लिया है। तो और जब मेंस आने वाला होता था तो मैं 2 महीने पहले मोबाइल स्मार्टफोन छोड़ देता था, कीपैड फोन चलाने लगता था। और तो क्या क्या सजेस्ट करोगे जो सोशल मीडिया से परेशान है बच्चे, छूट ही नहीं रहा उनसे फोन और ये सब? ये कर सकते हैं कि आप लिमिटेड चलाइए उसको, ये नहीं कि डेली स्क्रॉल कर रहे हैं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं लगे हैं। हाँ, ये नहीं कि मेरा टारगेट का पड़ा हुआ है और आप स्क्रीन देख रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वो कभी खत्म नहीं होंगे, खिसका जाओ। अरे वो तो 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो, जैसे कभी कभी आप भी डिमोटिवेट होते होगे, है ना, और अपने यहाँ का कल्चर थोड़ा, जैसा आपने बताया शुरुआत में, ऐसा सपोर्टिव कल्चर नहीं है ना, कोई ना कोई आके टांग खींच के ही चला जाएगा। खासकर जब आपका स्कूल बहुत अच्छा नहीं होता है तो एक अकेलापन फील होता है कि नहीं यार, और मन में भी आ जाता है कि एक दिन जब ऑफिसर बन जाऊंगा तब दिखाता हूँ तुम सबको, है ना। तो उस टाइम पे क्या करते थे जब डिमोटिवेट फील करते थे, तो कहाँ से मोटिवेशन आता कि नहीं भाई 8 घंटे 10 घंटे आज पढ़ना है? तो ये तो मेरा बहुत शुरू से ही था कि लोगों की नहीं सुननी है, कोई कुछ भी कहे। मेरा जैसे स्कूल के टीचर भी थे, मैं उन्हें बहुत मानता था, कोचिंग भी जाता, उनसे भी मैंने पूछा था तो वो भी कहते थे बेंच से नहीं निकाल पाओगे तुम। तो मेरा ये शुरू से था कि भले ही सुन लो, निकाल दो एक कान से सुन के, लेकिन करनी मन की ही है। और जब मैं डिमोटिवेट होता था तो मेरे 1-2 ही दोस्त थे, उनसे थोड़ी देर मिल लिए जाके। जैसे मेरा एक लोकल में ही दोस्त है गोविंद, काफी अच्छा दोस्त है, तो उससे ही मिलता था जाके, वो थोड़ा मुझे मोटिवेट कर देता था फिर से दोबारा से। बस वापस घर पे आ गए और पढ़ने लग गए। लाइब्रेरी तब आ गई थी अब कि घर पे पढ़ाई करते थे? नहीं, लाइब्रेरी का तो मेरा शुरू से कभी मन हुआ ही नहीं। मैं सच बताऊं, ऐसा इंसान हूँ, मुझे अगर किसी की शक्ल दिख रही है सामने तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरी पढ़ाई होगी बिल्कुल अकेले में, शांत में। मतलब घर में भी मेरा सेपरेट रूम था, उसमें करता था। फिर जब जॉब लग गई तब वहाँ क्वार्टर्स में अकेले, और लाइब्रेरी कभी नहीं ज्वाइन की मैंने। अच्छा अच्छा, चलो अभी लास्ट में आप कुछ और बोलना चाहो, बच्चों को मोटिवेशन देना चाहो, या फिर स्ट्रेटजी से कुछ छूट गया हो, कुछ ऐसा छूट गया हो जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ, तो लास्ट में आपके क्या आखिरी शब्द होंगे, कैसे क्या बताओगे बच्चों को? जैसे मैंने एक हैबिट बहुत बाद में अपनाई, तो अगर लड़के पहले अपना ले, बहुत लंबे टारगेट्स नहीं बनाने महीने महीने के, एक दिन बाद का टारगेट बनाओ, सोने से पहले कल का टारगेट बनाना है। तो मैंने एक लड़की को देखा था, वो क्या करती थी, डायरी में लिख लेती थी अगले टारगेट। एक ग्रुप में थे हम, तो मेरे को लगा यार ये सही चीज़ है, तो मैंने अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड टांग दिया था। सोने से पहले मैं उसमें लिख देता था कि मुझे मैथ में ये करना है, कल रीजनिंग में ये करना है, ऐसे करके।
तो डेली का टारगेट आप एक दिन पहले लिख लीजिए और उसको करिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरी चीज़ यही कहूँगा कि जैसे जाकिर खान की लाइन है कि खुद में विश्वास रखिए, हार मत मानिए, बहुत मेहनत करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देख लिया है। बस यही। ओके, चलिए ईसू भाई धन्यवाद, आप आए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। साथियों, ईसू भाई की जर्नी सुनकर आपको भी बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्ट्रेटजी वाइज, और भी बहुत सारे हमने डिस्कशन करे, बहुत सारी बातचीत करी जिनसे आप अभी जूझ रहे होंगे, उलझे हुए होंगे, तो आप अपने हिसाब से इस पॉडकास्ट से अपने लिए चीजें निकाल सकते हैं और अपने एक स्ट्रेटजी बना के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मोटिवेटेड होंगे, आप अपनी तैयारी के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आप भी एसएससी फैक्ट्री के मंच पर आकर अपनी जर्नी सबको बता रहे होंगे। तो लगे रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।